सो गाइस, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि लड़कियों की जो मैरिज एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं 2021 का। ठीक है, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया। अब इस पर डिस्कशन होगा। इससे पहले कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसका जो हमारी सोसाइटी है और साथ में साथ जो गर्ल्स है, जो गर्ल चाइल्ड है, जो लड़कियां हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस बिल का। तो गाइस, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है माइंड में वो ये आता है कि आखिर हमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज की जरूरत ही क्यों है अपनी सोसाइटी में। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए। इतनी इंडिपेंडेंसी है, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी, क्या ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं सोच सकते कि इंडिविजुअल फ्रीडम हो, जिसकी जब मर्जी शादी कर ले। तो ऐसा क्यों है? सो गाइस, ऐसा इस वजह से है क्योंकि मिनिमम एज होगी, उससे हम जो आउटलॉ चाइल्ड मैरिजेस है उनको आउटलॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अब्यूज ऑफ माइनर्स होती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी माइनर्स के अब्यूज ना हो, चाइल्ड मैरिजेस ना हो, इसलिए एक मिनिमम एज गवर्नमेंट देती है, लीगलाइज्ड एज देती है कि इस एज से पहले शादी नहीं की जा सकती है। क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं हमारे पुरानी सोसाइटी, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में भी चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। धीरे धीरे जो सोशल ईवल है इसको इराडिकेट करने का काम कर रही है सरकार, लेकिन आज भी देखा जाता है कि बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं इवन आफ्टर, जब जो मैरिज एज है लीगल, वो फीमेल के लिए 18। अभी जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फीमेल की मैरिज एज इज 18 एंड फॉर मेल दैट मैरिज एज इज 21। ठीक है, फीमेल के लिए 18 है और मेल के लिए 21 है। अब इसे मेन करके ये बोला जा रहा है कि ताकि जेंडर पैरिटी लाई जा सके, यानी मेल और फीमेल की मैरिज एज इक्वल कर देनी चाहिए। फीमेल की मैरिज एज भी, लड़कियों की मैरिज एज भी 21 कर दी जाए इस बिल के अकॉर्डिंग, ऐसा बोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, उससे पहले हम बात करते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स, मतलब कौन कौन से प्रोविजन है, किस तरह से मैरिज एज आज के टाइम पे फीमेल की 18 हुई है, कितनी पहले थी। सो गाइज, अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो सबसे पहले मैरिज एज जो लीगलाइज की गई थी वो थी शारदा एक्ट में। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। शारदा एक्ट 1929 में लेकर आया गया था। लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 कर दिया गया था। इसके अंदर एज कितनी बताई गई थी? फॉर वुमेन इट वाज 14 ईयर्स, यानी 14 साल में वुमेन की शादी, 14 साल और 14 साल के बाद ही लड़कियों की शादी कर सकते थे, और मेन के लिए 18 थी। लेटर ऑन इसी को अमेंड करके एक नया एक्ट लेकर आए थे, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1949। आपको ये ईयर याद करने की जरूरत है, क्यों है? क्योंकि अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है या फिर ये क्वेश्चन भी आता है ना कि चाइल्ड मैरिज का या फिर मैरिज एज चेंज करने से क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि लीगलाइज की जाए एक मैरिज एज फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कैसे इंडिया में, इन द इंडियन सोसाइटी, किस तरह से गवर्नमेंट ने मैरिज एज को धीरे धीरे बढ़ाती आ रही है। ठीक है, सो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1949 में ये एज बढ़ाकर 15 ईयर कर दी गई थी वुमेन के लिए, और मेन के लिए इट वाज फॉर 18 ईयर्स। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद फिर 1978 में फिर से इसे अमेंड किया गया और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1978 लेकर आए, जहां पर जो मैरिज एज है वुमेन की वो 18 साल कर दी थी, साथ ही साथ मेन के लिए 21 ईयर्स कर दी थी। लेटर ऑन फिर से इस एक्ट को अमेंड करेंगे और प्रोहिबिशन, इसका नाम चेंज करेंगे एक्चुअली, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लेकर आएंगे। इसके अंदर मैरिज एज नहीं चेंज की थी। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि जो इसके अंदर प्रोविजंस थे ना मैरिज, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, उन्हें थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया था, उन्हें और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव बना दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से इसमें मैरिज एज चेंज नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैरिज एज चेंज नहीं हुई है। आज भी प्रेजेंट में जो चल रही है मैरिज एज जो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, दैट इज मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 18 ईयर्स। आई होप आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर होगा। अब हम लेकर आए हैं नया, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, जो गवर्नमेंट लेकर आई है वो पास होगा नहीं होगा वो आगे देखेंगे। पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की कि ना चाइल्ड मैरिज हो रही है नहीं, कि जो पहले एक्ट तो हम पहले भी लेकर आए हैं ना, उसका कोई डिफरेंस भी पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ बाय एसबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर ये बताया गया कि 35% ऑफ फीमेल इंडिया में आज भी 21 ईयर से पहले शादी हो जाती है उनकी। यानी अगर हम 21 ईयर कर देते हैं तो ये जो इम्पैक्ट है ये अभी भी इतना है। तो सोचो, जो 35% फीमेल है वो आज भी 21 साल से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये जो मैरिज एज हम 21 करना चाह रहे हैं उससे काफी हद तक सोसाइटी में चेंज आएगा।
किस तरह का होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और वो देखने में पता चलेगा, ठीक है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल, उसके बाद ही पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस, हम सिर्फ अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एनएफएचएस यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसकी रिपोर्ट अभी आई थी रिसेंट में, उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज जो है वो डिक्रीज हो गई है 27% से 23%, ठीक है, लास्ट 5 साल में, यानी पिछले 5 साल में चाइल्ड मैरिज डिक्रीज हुई है। लेकिन अभी भी एवरी फोर्थ वुमेन इन रूरल एरिया, यानी हर चौथी औरत रूरल एरिया में जो कि 20 to 24 एज ग्रुप में है, उसकी शादी 18 साल से पहले हुई है। यानी अब इससे क्या समझते हो आप कि जो 20 आज के टाइम पे जो लड़की है और 20 से 24 साल की है और मैरिड है, उसकी शादी, हर फोर्थ औरत की शादी एक रूरल एरिया में 18 साल से पहले कर दी गई थी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमें सोचना है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लेकर आए थे, उसमें मैरिज एज 18 की थी, ठीक है, कि उससे नीचे जो होगा वो इलीगल होगी मैरिज। लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा, हर चौथी वुमेन, आप सोच रहे हो कितना ज्यादा परसेंटेज है वो, आज भी 18 साल से पहले उसकी शादी कर दी जाती है। तो जब उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम चाइल्ड मैरिज इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं उस एक्ट से, तो क्या जो ये नया बिल आ रहा है उससे इरेडिकेशन हो जाएगा? क्या अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना काफी होता है अगर हम किसी सोशल इविल को चेंज करना चाहते हैं? तो इसी पर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, और इसी पर अभी जो डिस्कशन होने वाला है वो इसी पर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं गाइस लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे जहां पर इवन मैरिज अलाउ ही नहीं करी थी, गवर्नमेंट बोल रही थी कि ज्यादा लोग, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि शायद लोग ना मतलब ऐसे सोचने लगे कि ये चीज पता नहीं चलेगी, डिटेक्ट नहीं होगी ड्यूरिंग लॉकडाउन मंथ्स, ठीक है। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, और उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है स्पेसिफिकली जहां पर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन सेल है वो, ठीक है, वो कॉल्स आते हैं वहां पे, वो लोग चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करते हैं। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा होता है तो उन्हें कॉल कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं और वो उस शादी को रोक देते हैं। तो बात करें उनके अकॉर्डिंग मार्च से लेकर मई के बीच में, ठीक है, मार्च से लेकर मई के बीच में लास्ट ईयर 2020 में चाइल्ड हेल्पलाइन के अंदर उन्हें 5200 कॉल्स मिली है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, जो उन्होंने 5200 चाइल्ड मैरिजेस रोके विद इन मार्च टू मे, ठीक है। आप सोच रहे हो कितना ज्यादा हाई है। यानी अगर कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अपने प्रोविजंस को लेकर, तो अभी भी चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर। जो ये सोशल लेवल है आज भी अपनी रूट्स, अपनी जो जड़ें हैं वो जमाए हुए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जरूरत है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लाने की जरूरत तो है ही। साथ ही साथ खाली प्रोविजन लाने से नहीं होगा, वी नीड टू चेंज द एटीट्यूड, वी नीड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल, और वो विद पैसेज ऑफ टाइम होता है। आप सिर्फ एक्ट लेकर आ जाओगे उससे लोग मानने लगेंगे आपकी बात, ऐसा नहीं है। आधे लोगों को तो आप एक्ट ले आओ उन्हें पता ही नहीं है, गांव तक जहां पर ये ज्यादा प्रॉब्लम है, दैट इज रूरल एरियाज, उन लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ है या मैरिज एज चेंज कर दी गई है। तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है कि अगर कोई ऐसा करता है, चाइल्ड मैरिज करता है, तो उसको जेल हो सकती है, उसको फाइन देना पड़ सकता है, इट इज रॉन्ग। अवेयरनेस की जरूरत है एज कंपेयर टू कि आप एज बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गई गाइस स्टैटिस्टिक की बात। अगर हम पूरे ओवरऑल इंडिया और स्टेट वाइज डेटा की बात करते हैं, तो इंडिया में मीन मैरिज एज, जो एवरेज मैरिज एज निकालते हैं हम लोग, वो 22.3 है, जो कि ज्यादा नहीं है। बिकॉज अगर हम और कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर आज भी 25 से लेकर 30 ईयर तक, ठीक है, जो ये ग्रुप है, ये बीच का जो गैप है ना, इसके बीच में मीन मैरिज होती है लड़कियों की स्पेसिफिकली, ठीक है। तो 25 से लेकर 30 और इवन 30 अबव भी करते हैं। तो इंडिया में 22.3 होना इज नॉट दैट बिग डील। अगर हम 21 कर रहे हैं तो 22 में भी शादी हो रही है तो भी सही नहीं है। 21 का करने का मतलब ये होता है कि आप 21 से लेके 25 तक आप लड़कियों को टाइम मिल जाएगा, लेकिन क्या ऐसा सच में होगा, वो स्पेकुलेशन करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ फीमेल एज एट मैरिज, यानी 18 साल से पहले कितनी परसेंट वुमेन की शादी हो जाती है, तो अगर इंडिया ऑल ओवर इंडिया की बात करते हो तो एक एवरेज पे 2.3% ऐसी लड़कियां आज भी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। 18 साल से 20 साल में 33.2 है, और 21 प्लस की शादी होती है 64.5% ऐसी वुमेन है जिनकी शादी 21 के बाद होती है, ठीक है। तो ये इंडिया का एवरेज है। लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो कंडीशन बहुत खराब है गाइस।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो बिहार में 3.2% ऐसी लड़कियां जिनकी 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है। अब 18 साल से पहले की मतलब ये है कि आप ये सोच सकते हो कि 6 साल से लेके 18 साल तक की लड़कियां होती है। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं वहां पे, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान में कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो चाइल्ड मैरिज का कंडीशन है, जो सोशल लीवल है, वो इतना ज्यादा अंदर तक गया हुआ है कि 3.7% वुमेन जो है, 3.7 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले कर देते हैं वहां पर। और अगर 18 से 20 की बात करते हैं तो वो परसेंटेज भी बहुत ज्यादा हाई है, 47.2% है। आई होप आपको ये डेटा समझ में आ गया होगा, आप इसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। साथ ही साथ आपको एक थॉट और जो आपका आइडिया है, आपको लग सकता है कि द कंडीशन इज सो वर्स इवन आफ्टर कि हमारे पास लॉज हैं ऑलरेडी, ठीक है, जहां पे इलीगलाइज है, क्रिमिनलाइज है चाइल्ड मैरिज, ठीक है, तब ऐसा हो रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू कि क्या इम्पैक्ट होता है कि अगर चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो उससे लड़कियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पहले वो समझने की जरूरत है हमें, इससे पहले कि हम बात करें कि 18 से 21 करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड कि चाइल्ड मैरिज या फिर फोर्स मैरिज का इम्पैक्ट क्या होता है काम के ऊपर या लड़कियों के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं गाइस, तो 1/3 ऑफ ऑल गर्ल्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, ठीक है। 1/3 जो वुमेन है, 30% ऑफ वुमेन आर मैरिड बिफोर, ठीक है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ वुमेन अप्रोक्सीमेटली 18 साल से पहले उनकी शादी कर दी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। सो कंडीशन सिर्फ इंडिया में खराब नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कंडीशन काफी खराब है, ठीक है। अगर यही रेट चलता रहता है, तो 150 गर्ल्स विल बी मैरिड इन द नेक्स्ट डिकेड, 150 मिलियन गर्ल्स विल बी मैरिड इन द नेक्स्ट, अगले 10 साल में 150 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाएगी अगर इसी रेट से बढ़ते रहते हैं हम। अब क्या फैक्ट है कि ग्लोबल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, यानी 90% ऑफ बर्थ टू एडोलेसेंट वर्ल्ड वाइड अकर विद इन मैरिज, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, अगर जल्दी शादी हो जाती है तो मेटर्निटी मोर्टालिटी का रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी अगर शादी जल्दी होगी तो बच्चे जल्दी होंगे, अगर वो हेल्दी नहीं है, इफ द मदर इज नॉट हेल्दी, तो उनकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मेटर्नल मोर्टालिटी रेट जो कि MMR होता है हमारा, जिसमें इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक, तो जो डेथ होती है मदर्स की बिकॉज ऑफ द बर्थ, ठीक है, बर्थ साइकिल के अंदर उसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं अगर एक पर्टिकुलर एज से पहले वो कंसीव करती हैं तो, या फिर बर्थ करती हैं तो। इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक अप्रोप्रिएट एज पर मैरिज होगी, जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ और उनकी जो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी है, उस टाइम पे अगर उनकी शादी होगी, उसके बाद ऑब्वियसली हमारे यहाँ जैसे वो कंसेप्ट है कि जो चाइल्ड बर्थ है वो आफ्टर मैरिज ही होता है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं, अप्रोप्रिएट एज पे लड़की की शादी होती है, उसके बाद उसके बच्चे होंगे, तो वो उसके जीने के चांसेस, जो MMR है हमारा, मोर्टालिटी रेट है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इसलिए भी जरूरी है कि वुमेन की जो मैरिज एज है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। पर क्या एक्ट लाने से ऐसा हो जाएगा, वो स्पेकुलेशन करना है हमें। उसके अलावा एजुकेशन गाइड्स, क्योंकि देखो 18 to 25 का जो पीरियड होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा आप प्रोडक्टिव पीरियड होता है फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप अपनी यूथ में हो तो उस टाइम पे आप एजुकेशन ज्यादा ले सकते हो, साथ ही साथ आप काम ज्यादा कर सकते हो, आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है इस पीरियड में स्पेसिफिकली, ठीक है। इस पीरियड में अगर शादी हो जाएगी तो फैमिली बर्डन आ जाएगा, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, तो उनके पास एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है वो कम बचता है। तो एक रीजन ये भी दिया जाता है कि अगर मैरिज एज को हम 18 से 21 कर देते हैं तो जो लड़कियां हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जा सकती है, साथ ही साथ वो शादी से पहले से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हासिल करेगी, मिल जाएंगी उन्हें, बिकॉज अगर शी स्टार्ट वर्किंग बिफोर 21, अगर वो 21 साल से पहले काम करना शुरू कर देती है तो वो अपने डिसीजन बेटर वे में ले सकती है, और इवन उसका शादी में भी अपना सही हो सकता है। बिकॉज अगर आज के टाइम पे हम देखते हैं, चलो 15 to 16 पे 12th करते हैं लोग, सब लोग, ठीक है। उसके बाद आप मान लो कि आपकी ग्रेजुएशन 3 से 4 साल की होगी, ठीक है, तो आपने 16 में किया तो 19 तक तो आपकी ग्रेजुएशन ही हो रही है, मिनिमम 19 से 20 ईयर्स में आपकी ग्रेजुएशन हो रही है।
उसके बाद अगर हम 18 पे मैरिज एज हो जाती है तो उसकी हायर एजुकेशन तो कंप्लीट भी नहीं हुई है। अगर वो 18 साल पे उसकी शादी कर देते हैं और उसकी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो वो एजुकेशन ही पूरा नहीं ले पाई। तो अगर कुछ लड़कियां होती है, बिकॉज ऐसा हमारी सोसाइटी में आज भी प्रोटेक्टिव सोसाइटी है, बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल है, कि लेटर ऑन शादी के बाद अगर उसके इन लॉज चाहते हैं तो वो आगे पढ़ाई करेगी, अगर उसके इन लॉज चाहते हैं तो वो आगे जॉब करेगी। बट सोचो अगर यही एज 18 से 21 हो जाती है तो ठीक है, 21 बोल अगर बता दी है और 21 से पहले शादी नहीं कर सकते हैं तो 21 तक एटलीस्ट वो हायर एजुकेशन तो ले चुकी होगी अपनी, ठीक है, ग्रेजुएशन हो जाएगी। उसके बाद अगर 21 पे भी शादी नहीं हो रही, 21 तो मिनिमम है ना, अगर उसकी शादी 25 तक कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी जॉब कर रही होगी। अगर वो जॉब कर रही होगी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है उसके पास, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी तो अपने डिसीजन ले सकती है, ठीक है, तो शादी में भी उसका सही होगा। अदरवाइज तो फैमिलीज ढूंढ लेती हैं और वो सब डिसीजन फैमिली ले लेती है उसके लिए, कि उससे पहले तो मेच्योरिटी भी नहीं है ना, उससे पहले समझ ही नहीं है इतनी ज्यादा कि किस तरह का डिसीजन लेना है या से है या नहीं है। बाहर के वर्ल्ड में वो स्टेप करती है उसके बाद ही तो उसे पता चलता है कि हाँ शी कैन डू दिस और शी कैन हैव अ से, ठीक है, उसका से भी है कि उसे किससे शादी करनी है या फिर किस तरह की एजुकेशन लेनी है, उसे शादी भी करनी है नहीं करनी है, जॉब करनी है या नहीं करनी है। तो गाइस इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि किस एज पे लड़की की शादी हो रही है, नॉट ओनली ऑन दी वुमेन, नॉट ओनली ऑन दी सोसाइटी बट एज अ नेशन होल ना, पूरे नेशन पे उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि करंट लॉज कौन कौन से हैं इंडिया में जो गवर्न करते हैं शादी को, कि आज के टाइम पे कौन कौन से लॉज चले आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी में जो शादी को गवर्न करते हैं। अगर हम हिंदूज की बात करते हैं तो गाइस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, ठीक है, जो हिंदूज के लिए मैरिज को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोकल लॉज है या फिर ट्रेडिशनल कस्टम लॉज है उनको अलाउ किया गया है कि बिकॉज हमारी सेकुलर कंट्री और हम हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, रिलीजन को इक्वल राइट देते हैं, तो उन्हें राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग शादी करा सकते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग हिंदूज में शादी होती है जहां पर मिनिमम एज 18 रखी गई है लड़कियों की शादी के लिए और मेन की यानी मेल की शादी के लिए 21 ईयर्स रखी गई है। इसमें चाइल्ड मैरिज इलीगल नहीं है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज जो है वो इलीगल नहीं है, लेकिन अगर जो माइनर है उसकी रिक्वेस्ट पे उस शादी को, अगर बचपन में उसकी शादी कर दी गई है, लेटर ऑन बड़े होके वो चाहती है कि वो शादी को वॉइड डिक्लेयर कर दी जाए तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दी जाती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द माइनर, ठीक है। फिर माइनर है वो तब भी अगर रिक्वेस्ट करती है कि उसे शादी नहीं करनी है, ठीक है, तो भी उस शादी को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं, सारी लॉज की बात करते हैं, तो उसमें पुबर्टी अटेन करने के बाद कभी भी शादी की जा सकती है, बोथ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए दोनों के लिए पुबर्टी की एज अटेन करते ही, जैसे वो अडोलेसेंट में स्टेप करते हैं उस टाइम पे उनको उनकी शादी कभी भी कर दी जा सकती है, उसके बाद कभी भी, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट प्रोविजंस की बात करते हैं तो गाइस दो एक्ट हैं, एक मैंने आपको अभी बता ही दिया था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके अकॉर्डिंग होती है शादियां। उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है, जिसके अंदर हम अलाउ करते हैं कि जो अलग अलग रिलीजन है वो अपने अकॉर्डिंग अपने लॉज के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, ठीक है। अब नया जो बिल आ रहा है वो क्या है, ठीक है, नया बिल जो लेकर आ रहे हैं वो इस एक्ट को अमेंड करेगा, ठीक है, वो इस एक्ट को अमेंड करेगा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ये किसकी रिकमेंडेशन पे है, 4 मेंबर की, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम एक टास्क फोर्स अरेंज करेंगे जो लड़कियों की मैरिज एज के बारे में रिपोर्ट लेकर आएंगे कि लड़कियों की मैरिज एज बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए। तो टास्क फोर्स जो थी वो 4 मेंबर की थी, जो कि उसके चेयरमैन कौन थी, समता पार्टी चीफ जया जेटली थी, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट दी है, इनकी टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लड़कियों की जो मैरिज है वो 18 से 21 कर देनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो इस अमेंडमेंट बिल को लेकर आई है। तो गाइस ये तो हो गई करंट लॉस की। अब हम बात करते हैं प्रॉज और कॉन्स की, कि अगर ये बिल आ जाता है तो हाउ वी कैन से कि क्या प्रॉज होने वाला है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। सिर्फ स्पेकुलेशन है, ये प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज देखो सोसाइटी ना बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, उसके अंदर कुछ भी छोटी सी भी चीज होती है उसका बहुत दूर तक और बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन एक सोशल चेंज लाने के लिए ना काफी टाइम लग जाता है।
आप एग्री करेंगे इस बात के साथ कि सोशल चेंज आने में काफी टाइम लगता है। तो वो जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इवेलुएट करते हैं। अभी तो सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये चीज हो सकती है, ठीक है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाएगी, टाइम स्पेस मिलेगा, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, अभी कंसेप्ट समझाया था ना कि 18 साल से लेकर 21 साल के बीच में अगर हम 18 से 21 कर देते हैं तो इस टाइम पीरियड पे लड़कियों के पास ज्यादा टाइम होगा कि वो एजुकेशन को ले सके, हायर एजुकेशन के लिए जा सके, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सके। अगर उनकी 21 पे शादी हो रही है तो शी इज गोइंग टू बी मोर अवेयर एंड मोर मेच्योर, ठीक है। तो ये जो है सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम देगा उन्हें। अगर हम सेकेंड प्रोस की बात करते हैं, दैट इज इट मे लीड टू डिक्रीज ऑफ एमएमआर, यानी मेटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हो जाएगा। ये बात सही है कि अगर 21 पे शादी हो रही है तो गाइज उस टाइम तक जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, जो फिजिकल हेल्थ होती है, वो इतनी स्ट्रांग होगी, ये हम सोच ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी है, हंगर भी है, ठीक है। तो उस सबका न्यूट्रिशनल लेवल बहुत ज्यादा कम है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं जो हमारा लोअर क्लासेस हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, उनके अंदर जो वुमेन होती है उनके न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 21 तक वो न्यूट्रिशन लेवल ठीक हो जाएगा, बाकी सारे फैक्टर्स को अरेंज करते हुए सब कुछ सही चलता है। और अगर शादी 21 के बाद होती है कि 21 साल पे होती है तो एमएमआर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा क्या होगा? जेंडर पैरिटी को लेकर आएगा। ये जेंडर पैरिटी को कैसे लेकर आएगा? ठीक है कि अभी मैन की जो एज है वो 21 है, वुमेन की 18 है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठते रहे हैं, ये बात पे क्वेश्चन आया है कि 18 साल पे औरत की शादी क्यों, मतलब लड़की की शादी 18 पे क्यों, और मेल मेंबर की शादी 21 पे क्यों करनी चाहिए? तो गवर्नमेंट ने ये ऑब्जेक्टिव भी दिया है कि अगर हम ये लॉ लेके आते हैं तो दोनों को इक्वल राइट होंगे कि वो 21 के बाद शादी कर सकते हैं, तो जेंडर पैरिटी लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में भी आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आता है कि जरूरी है 21 पे शादी करना? मतलब लड़कियों की एज ही बढ़ाओ आप 21 पे, आप लड़कों की 18 कर दो। बिकॉज 18 के बाद हम क्या मान के चलते हैं कि ना लोग सब लोग एडल्ट हो जाते हैं, सबके पास अपनी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए डिसीजन लेने की, ठीक है। तो वो उनकी मर्जी है 18 के बाद वो कब शादी करना चाहते हैं। गवर्नमेंट उस चीज को क्यों हैंडल करे, या फिर उस चीज को वो क्यों बताएगी कि कब उन्हें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्व कर रहे हैं। तो अगर पैरिटी ही की ही बात कर रहे हैं, अगर हम जेंडर पैरिटी ही लेकर आना चाहते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम वुमेन की एज को 21 करें। ऐसा हो सकता है कि हम इक्वलाइज करते हैं, वुमेन की एज को भी 18 पे लेकर आ जाते हैं। तो ये बात हुई। अब उसके बाद अगर हम एक और प्रोस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो। क्योंकि अगर शादी 21 के बाद हो रही है तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनके वुमेन्स के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, उनके पास चांसेस होंगे कि वो एजुकेशन लेने के बाद फिर काम कर सकती है। ये शादी के बाद इन लॉज, हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, इस वजह से कहीं ना कहीं इन लॉज का इन्फ्लुएंस आता है कि वुमेन काम कर सकती है नहीं कर सकती है। तो हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, अगर हम मैरिज एज बढ़ाते हैं तो वो बढ़ सकता है। ओके, एंड द लास्ट वन प्रोस इज दैट इज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। कैसे होगा डिक्रीज इन पॉपुलेशन? समझना है यहाँ पे बहुत ध्यान से। कैसे होगा कि जब 21 के बाद शादी हो रही है तो 21 के बाद ही बच्चे होंगे, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? एक फर्टिलिटी साइकिल होता है, ठीक है, एक फर्टिलिटी रेट जिसे हम बोलते हैं कि क्या होता है कि एक अपनी वुमेन रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बच्चे पैदा कर सकती हैं, तो वो पुबर्टी की एज अटेन करने के बाद होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में मैरिज के बाद ही बच्चे होते हैं। तो अगर 18 पे मैरिज हो रही थी तो अब तक मान के चलो वो 40 तक बच्चे पैदा कर सकती थी। तो इस लाइफ स्पैन में पॉपुलेशन कितनी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम इसे कम कर देते हैं 2 साल, तो अब वो 21 से 40 साल तक का ही उसके पास गैप है जहां पर बर्थ ऑफ चाइल्ड हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऑन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म पे पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्स की, ठीक है। कॉन्स की बात करते हैं तो पहली चीज जो सबसे अगेंस्ट और सबसे ज्यादा अगेंस्ट में कमेंट आ रहे हैं इस बिल के, वो ये है कि ये ऑटोनॉमी खत्म कर देगा। कि आप लोग रूट कॉज को खत्म करो ना। आप अगर एज बढ़ा रहे हो 18 के साल के बाद, अगर किसी को 18 साल में शादी करनी है
तो आप इंडिविजुअल फ्रीडम को तो कर्व कर रहे हो ना। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाता है ये बिल। ठीक है, आप इंडिविजुअल को चॉइस नहीं दे रहे हो, जो ह्यूमन राइट्स है उन्हें कर्व कर रहे हो, वो उनकी मर्जी है। आप अपने लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट करो कि उनके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ठीक है, आप ऐसे लॉज लेकर आओ कि 18 साल के बाद जिसकी जहां मर्जी हो वो उस तरह से शादी कर सकता है, जब चाहे तब शादी कर सकता है। फोर्स मैरिजेस नहीं हो सकती है, आप फोर्स मैरिजेस को क्रिमिनलाइज करो। क्योंकि यहाँ पर तो आपने फिक्स कर दिया ना कि किससे पहले शादी कोई नहीं करेगा, बट 18 साल के बाद अगर कोई शादी करना चाहता है, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसके एजुकेशन को, बस ये फाइंड अ बॉय जो उसकी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो शादी नहीं कर सकती, तो क्या बैठी रहेगी, मतलब वो एजुकेशन ही नहीं ले पाएगी इस तरह। तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर शादी करना अच्छा होता है एंड द गर्ल वांट्स टू मैरी, और वहां पर आप जो अगर ये बिल आ जाता है तो वहां पर उसकी चॉइसेस कम हो जाएगी, वहां पर उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जेंडर पैरिटी की बात। अगर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेंडर पैरिटी ना किसी लॉ से नहीं आएगी, बिहेवियरल चेंज की जरूरत है, लोगों के मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ठीक है, जो हमारा एटीट्यूड है टूवर्ड्स मैरिज, टूवर्ड्स द फीमेल एंड टूवर्ड्स द मैरिटल रिलेशंस, उन्हें चेंज करने की जरूरत है, ना कि किसी लॉ से वो चेंज हो जाएगा। बिकॉज लॉज नहीं चेंज करते हैं मेंटालिटी को, बहुत लंबा टाइम लगता है मेंटालिटी बिहेवियर चेंज आने का, और उसका एक मेन जो तरीका है वो है एजुकेशन। ठीक है, अवेयरनेस। ओके, तो ये जो सोशल रिफॉर्म्स, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बिहेवियरल चेंज और मानसिकता को बदल सकते हैं, तभी जेंडर पैरिटी आएगी हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा अगर हम थर्ड कौन की बात करते हैं कि थर्ड नुकसान या क्या नुकसान और हो सकता है, वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लॉ बाय पेरेंट्स। ठीक है, इफ समवन वांट्स टू लाइक मैरी सम पर्सन, ठीक है, अगर कोई लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती है तो उसे 21 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो इस लॉ का फायदा उठा सकते हैं। बहुत सी लड़कियों के जो फैमिली होती है वो सपोर्ट नहीं करती है उस शादी को, तो वो लोग शादी कर लेते हैं 18 साल के बाद कि ठीक है वो हमारा डिसीजन है, लॉ हमें वो हक देता है कि हम शादी कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन अगर वो एज 21 हो जाएगी तो पेरेंट्स उन शादी को इलीगलाइज करके खत्म करा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो ऑनर किलिंग है उसके चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अब वो 21 हो गई है तो पेरेंट्स भी बोल सकते हैं कि इससे 21 से पहले हम इसे शादी नहीं करने देंगे। साथ ही साथ कई बार सिर्फ यही गैप होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एजुकेशन लेनी है किसी को और उनकी फैमिली, खुद की फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, बट शी फाइंड अ बॉय, ऐसा कोई लड़का है जिसके साथ वो शादी करेगी तो वो एजुकेशन को सपोर्ट करे, उसे सपोर्ट करे, मे बी उसकी एजुकेशन को सपोर्ट करे, तो वो शादी करना, अब उसके पास यही तो टाइम पीरियड है पढ़ाई करने का। ठीक है, अगर वो इसमें नहीं कर पाएगी तो लेटर ऑन फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस टाइम पे उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कहीं भी शादी कर सके। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम होने वाली है, इंक्रीज इन फीमेल इन्फेंटिसाइड। ऐसा हो सकता है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ जाए केसेस में। क्यों? क्योंकि देखो गाइस, आज भी ना जो लड़कियां उनको पराया धन माना जाता है। बोलते हैं ना कि 18 साल तक हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद हम इसकी शादी कर देंगे तो वो किसी और की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो जो बर्डन है, जो फाइनेंशियल बर्डन है अपब्रिंगिंग का, वो कहीं ना कहीं अब 21 तक रहेगा पेरेंट्स के बाद। तो ये हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, जो लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया जाता है, फीटस में मार दिया जाता है, बर्थ के बाद मार दिया जाता है, उसका एक रीजन ये मानते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन जो आता है लड़कियों का, वो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं झेलना। बिकॉज मेल प्रेफरेंस तो है ही सोसाइटी के अंदर, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस है। ठीक है, तो लड़कियों की अगर हम मैरिज एज बढ़ा देते हैं तो उन्हें पेरेंट्स के साथ 21 साल तक रहना पड़ेगा और ये फीमेल इन्फेंटिसाइड के केसेस बढ़ सकते हैं। आई होप आपको कौन समझ में आएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका कोई लॉ हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है मे बी लॉ से बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाए, शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी आए। तो वो स्पेकुलेशन चलती रहेगी, डिस्कशन चलता रहेगा, हम आगे भी इस पे ट्रैक रखेंगे कि क्या डिसीजन आता है, बिल पास होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज है गाइस की नीड ऑफ ग्राउंड लेवल चेंज, यानी कोई ऊपरी ऊपरी बात नहीं करनी चाहिए, जो रूट कॉज है ठीक है उसे खत्म करो। अगर आप जेंडर पैरिटी लेकर आना चाहते हो, अगर आप फ्रीडम देना चाहते हो सोसाइटी में, तो आप रूट कॉज को खत्म करो। सिर्फ ये बात मत करो कि हम लॉ लेकर आ जाएंगे, क्योंकि लॉ तो पहले भी आए हैं। क्या चाइल्ड मैरिज खत्म हो गई? नहीं हुई है। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन बेटर होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे चेंज आना चाहिए, नीचे से लेकर हर स्टेज पर इम्प्लीमेंटेशन होने की जरूरत है। साथ ही साथ इक्वलाइज मैरिज एज ऑफ मेन एंड वुमेन इज इम्पोर्टेंट, यानी मैरिज एज
इक्वलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लॉजिक तो आप भी सोचो ना कि लड़कों की शादी किस में होनी चाहिए, लड़कियों की 18 में होनी चाहिए, उसका लॉजिक था क्या? ठीक है, तो इक्वल, अगर हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ हम लोग फीमेल और मेन को इक्वल राइट्स देते हैं, तो उनकी मैरिज एज भी इक्वल होनी चाहिए। अब आप उसे बढ़ा दो या फिर कम कर दो, लेकिन इक्वलाइज करना जरूरी है। उसके बाद थर्ड पे हम बोल सकते हैं कि नीड टू इंक्लूड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने कोई डिसीजन लिया, बिल लेकर आ गए, लेकिन क्या आपने जो वुमेन है उनसे पूछा है कि वो क्या चाहती हैं? जो एनजीओ, अब उनकी आवाज को कौन लेके आगे जाता है? वुमेन ऑर्गेनाइजेशन लेके जाती है, एनजीओ लेकर जाती है। पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्या सोसाइटी रेडी है इस तरह के लॉ को एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि गाइज अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है ना, आप कितने भी लॉ लेकर आ जाओ, चेंजेस नहीं आते हैं। तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस के लिए आपको पब्लिक ओपिनियन पता होना चाहिए। तो डिस्कशन यानी पॉलिसी फॉर्मेशन में जो हम हमेशा से बोलते आए हैं कि डेमोक्रेसी है, तो इसके अंदर पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर पब्लिक ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीजें हैं, वे फॉरवर्ड है जिससे हम बेटर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, बेटर लॉज लेकर भी आ सकते हैं। एंड एट दी लास्ट व्हाट आई वांट टू से इज कि कोई भी लॉ शॉर्टकट नहीं होता है सोशल रिफॉर्म का। आप लॉ को एज अ शॉर्टकट ऑफ सोशल रिफॉर्म नहीं गिला सकते हैं। एज अ सोशल चेंज लेकर आने के लिए लॉज आर जस्ट शॉर्टकट्स एंड उनसे इतना फायदा नहीं होता है। व्हाट वी नीड टू चेंज इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, इज द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मानसिकता को बदलने की जरूरत है, तभी आप एक्सेप्टेंस ला सकते हो सोसाइटी के अंदर, तभी आप चेंजेस ला सकते हो। सो दैट वॉज ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, you can also mail us on this email ID. Thank you so much. Have a good day and keep studying.